हेलो फ्रेंड्स, जहाँ तक मेरा फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट हुआ था उसके आगे के क्वेश्चन आंसर पट्टियों से संबंधित हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे मेरे चैनल की सारी अपडेट मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पट्टियों का सेकंड पार्ट। ग्रेनी गांठ बांधी जाती है। जो ग्रेनी गांठ होती है वो ऊपरी भुजाओं को आराम देने के लिए बांधी जाती है। ग्रेनी गांठ जो है वो ऊपरी भुजाओं को आराम देने के लिए बांधी जाती है। 19 क्वेश्चन है, कोहनी के जोड़ पर बांधते समय पट्टी, कोहनी के जोड़ पर बांधते समय जो पट्टी होती है वो 8 या 8 अंक का आकार बनाती है। 8 अंक का आकार बनाने वाली पट्टी कौन है? जो कोहनी के जोड़ पर बांधते हैं। 20 क्वेश्चन है, जिसको जो ये क्वेश्चन जो है अभी टीजीटी में आपके एग्जाम में ये आया हुआ था। सिर पर लंबी पट्टी बांधने के लिए कितनी पट्टी की आवश्यकता पड़ेगी? तो 2 पट्टियों की आवश्यकता पड़ेगी। विष के प्रकार कौन नहीं है? तो विष के प्रकार जो है उपरोक्त सभी, यहाँ पर होगा कि विष के प्रकार कौन है? तो ये निद्रा कारक, क्षारक, प्रलापक व उत्तेजक तथा आक्षेपक, ये सभी होते हैं विष के प्रकार। सेकंड है, ये क्वेश्चन विष से संबंधित एग्जाम में अब की बार आपका पूछा गया था कि निद्रा कारक विष, ये टीजीटी के एग्जाम में पूछा गया है कि निद्रा कारक विष कौन सा है? तो निद्राकारी विष से नींद आती है, ये श्वसन क्रिया गहरी हो जाती है और नाड़ी की गति इसमें धीमी पड़ जाती है। इसमें अफीम है, धतूरा है, मार्फिया है या क्लोरोडाइन है या पैरगोरिक आदि ये विष इसके अंतर्गत आते हैं, जो कि हमें सोने नहीं देना चाहिए। इसके प्रभावित व्यक्ति को सोने नहीं देना चाहिए तथा उसे गर्म चाय या कॉफ़ी पिलानी चाहिए। तो ये एग्जाम में इसका ये सारे ऑप्शन आए थे और पूछा था कि निद्राकारी विष कौन से हैं, तो इसका आंसर था अफीम। सेकंड है कि क्षारक विष, वैसे विष क्षारक विष होते हैं जो शरीर के जिस भाग में जाते हैं उसे जला डालते हैं। तो अब की बार हो सकता है कि आपसे ये पूछे कि कौन सा ऐसा विष है जो शरीर को जला डालता है, तो वो होते हैं जैसे गंधक है, नाइट्रिक अम्ल है, कास्टिक सोडा है, अमोनिया है, पोटेशियम आदि। इससे प्रभावित व्यक्ति को जैतून का तेल या गर्म घी पिलाना चाहिए ताकि जलन कम हो। साथ ही उसे आम्लिक पदार्थ का सेवन भी करना चाहिए। किस पदार्थ का सेवन करना चाहिए? आम्लिक पदार्थ का सेवन करना चाहिए। प्रलापक विष, प्रलापक विष का प्रभाव सीधे मस्तिष्क एवं नाड़ी संस्थान पर पड़ता है, जिससे मनुष्य पहले प्रलाप करने व चिल्लाने लगता है और बेहोश हो जाता है। उससे शरीर का संतुलन भी बिगड़ जाता है और लड़खड़ा कर गिर जाता है। जैसे भांग है, धतूरा है, बोल्डोना है, शराब है, क्लोरोफॉर्म है आदि है। इससे प्रभावित व्यक्ति को इमली, दही, अमरूद या सौंफ का पानी देना चाहिए। वमन होने पर विष का प्रभाव कम हो जाता है। उत्तेजक विष कौन होते हैं? उत्तेजक विष के सेवन से शरीर के भीतरी भाग में उथल पुथल मच जाती है, उससे संग्रहणी एवं सूल उत्पन्न हो जाते हैं। मुंह, गला, आमाशय में जलन उत्पन्न होती है। पारा, सांखिया, मिट्टी का तेल, पिसा हुआ कांच, विषाक्त भोजन आदि उत्तेजक विष की श्रेणी में आते हैं। प्रभावित व्यक्ति को अधिक पानी व जैतून का तेल पिलाना चाहिए। आक्षेपक विष क्या होता है? आक्षेपक विष जो विष पान से हाथ पैर में ऐंठन होने लगती है एवं रोगी को बेहोशी के दौरे पड़ने लगते हैं। कुचला एवं पोटेशियम साइनाइड आदि इसमें दिए जाने आदि से ये होते हैं। लास्ट है आपका आदाहक विष। आदाहक विष बिना अंगों को जलाए ही विषाक्त लक्षण उत्पन्न करते हैं, जैसे तूतिया। तो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि तूतिया किस प्रकार का विष है, तो आपको लगाना होगा आंसर में कि आदाहक विष का एग्जाम्पल है तूतिया। तो इसका आंसर हो जाएगा तूतिया कहलाते हैं वो क्या होंगे? उदाहक या आदाहक विष के अंतर्गत ये आएंगे। थर्ड क्वेश्चन है कि क्षारक विष पान करने वालों को वमन नहीं कराना चाहिए तथा उसे जैतून का तेल, गर्म घी, मिल्क ऑफ मैग्नीसिया पिलाना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन है, कार्बोलिक अम्ल का पान करने पर रोगी को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? तो कार्बोनिक अम्ल का जो पान कर लेते हैं उन व्यक्ति को वमन नहीं कराना चाहिए तथा चूने के पानी, अंडे की सफ़ेदी पिलाना चाहिए। 5 है, पट्टियों का प्रयोग किस स्थिति में करना चाहिए? तो पट्टियों का प्रयोग अगर अस्थिभंग हो गई है, खरोच है, चोट है या घाव में करना चाहिए। 6 है, पट्टियों का कौन सा प्रकार गलत है? तो पट्टियों का गोलाकार जो है वो गलत है। 7 क्वेश्चन है, जबड़े, नाक तथा वक्ष स्थल पर बांधी जाने वाली पट्टियाँ होती हैं, ये कैसी पट्टियाँ होती हैं? ये होती हैं चिट्टेदार। 8 है, लंबी पट्टी बांधने की कौन सी गलत विधियां हैं?
इसका आंसर है तिकोनी। लंबी पट्टी बांधने की कौन सी गलत विधियां हैं, तो वो है तिकोनी। बाकी अधोमुख चक्राकार, अठफंदी व चक्राकार, ये सब सही विधियां हैं। अधिकतर कोहनी या एड़ी पर बांधी जाने वाली पट्टियां जो होती हैं वो कैसी होती हैं, वे चक्राकार होती हैं। जो कोहनी पर और एड़ी पर बांधी जाती हैं पट्टियां वो चक्राकार होती हैं। 10 क्वेश्चन है, जब अस्थि का भंग सिरा दूसरे सिर में पचड़ के समान घुस जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पचड़ी अस्थि भंग कहते हैं। 11 क्वेश्चन है, रेडियस तथा अल्ना अस्थियां भंग होने पर उसे स्थिर होने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, खपच्चियों का प्रयोग किया जाता है। 12 क्वेश्चन है, टांग की अस्थि भंग होने पर उसे क्या करना चाहिए। टांग की अस्थियां भंग होने पर दोनों टांगों को सटाकर दोनों टखनों पर तथा दोनों घुटनों पर पट्टियां बांध देनी चाहिए। अस्थि भंग, अस्थि भंग क्या होता है, अस्थि टूट जाने या फट जाने को ही अस्थि भंग कहते हैं। प्रायः अस्थि भंग वाले भाग में सूजन एवं दर्द होता है, किंतु कुछ अस्थि भंग में अस्थि पर दरार पड़ने पर भी रोगी चलता फिरता है, जो कि अस्थि की बनावट एवं स्थिति पर निर्भर करता है। अस्थि भंग के प्रकार, अस्थि भंग निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला होता है साधारण अस्थि भंग, दूसरा है विशेष अस्थि भंग, तीसरा है विषम अस्थि भंग, चौथा है बहुखंड अस्थि भंग, फिर है पचड़ी अस्थि भंग, फिर है कच्ची अस्थि भंग, फिर है दबी हुई अस्थि भंग। तो साधारण अस्थि भंग में क्या होता है, अस्थि टूटकर जब त्वचा के भीतरी ही रह जाती है तब उसे साधारण अस्थि भंग कहते हैं। टूटा हुआ अंग सीधा नहीं हो पाता है तथा उसे छूने से दर्द होता है। उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होने से त्वचा के बाहर टूट के कारण तथा टूट के कोई लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। विशेष अस्थि भंग क्या होता है, अस्थि टूटकर जब त्वचा को छोड़कर बाहर निकल जाती है तब उसे विशेष अस्थि भंग कहते हैं। इस अवस्था में त्वचा में छिद्र होने से अस्थि भंग के स्थान तक रोग उत्पादक कीटाणु प्रवेश कर सकते हैं तथा अंग विकृत भी हो सकता है। सी है विषम अस्थि भंग, जब भंग अस्थि मस्तिष्क, सुषुम्ना नाड़ी, स्नायु, फेफड़े, धमनियों, यकृत, प्लीहा आदि को भी चोट पहुंचाता है तो यह अस्थि भंग के साथ जोड़ भी उखड़ गया होता है, इसे ही हम विषम अस्थि भंग कहलाता है। बहुखंड अस्थि भंग क्या होता है, जब किसी विशेष स्थान की हड्डी कई छोटे छोटे भागों में टूट जाती है तो उसे बहुखंड अस्थि भंग कहते हैं। पंचड़ी अस्थि भंग किसे कहते हैं, जब अस्थि का भंग सिरा दूसरे सिरे में पचड़ के समान घुस जाता है तो उसे पचड़ी अस्थि भंग कहते हैं। कच्ची अस्थि भंग, जब बच्चों की अस्थियां दो या अधिक टुकड़ों में ना होकर किसी डंडी की तरह मुड़ जाती हैं या उसमें दरार पड़ जाती है या आर पार टूटती नहीं है तो उसे कच्ची अस्थि भंग कहते हैं। दबी अस्थि भंग, जब खोपड़ी के ऊपरी भाग या आसपास की अस्थियां भंग होकर भीतरी धंस जाती हैं तो उसे दबी अस्थि भंग कहते हैं। अस्थि भंग के लक्षण क्या हैं, इसमें सूजन एवं पीड़ा आती है। भंग अस्थि के निकट सूजन तथा पीड़ा होती है तथा थोड़ी भी छूने पर, अंग हिलाने पर असह्य पीड़ा होती है। अप्राकृतिक रंग, अस्थि भंग स्थान की त्वचा के स्वाभाविक रंग बदल जाते हैं क्योंकि त्वचा के भीतर रक्तस्राव होने लगता है। शिथिलता एवं शक्तिहीनता, अस्थि भंग स्थान शिथिल व शक्तिहीन हो जाता है, जिस अंग से कोई काम नहीं लिया जा सकता है। विरूपता देखने को मिलती है, अस्थि भंग से अंगों की आकृति कुछ टेढ़ी होने से लंबाई कम हो जाती है और आकृति अप्राकृतिक हो जाती है। अस्वाभाविक गति, कभी कभी भंग का स्थान अस्वाभाविक रूप से हिलने डुलने लगता है, उस भंग की गति असमान हो जाती है। भंग ध्वनि, भंग अस्थि की किरकिराहट कभी कभी सुनाई देने लगती है और या अनुभव होने लगती है। स्पर्श कर अनुभव किया जाना, अस्थि भंग के त्वचा की सतह के निकट होने पर उसकी विषमता स्पर्श करके अर्थात छू कर अनुभव की जाती है। तो यहाँ पर ये पट्टी का चैप्टर जो है कंप्लीट हुआ। तो आप इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।